So then I appeared for the interview and written examination, and I failed in the written examination in the sense that the sports editor who had flown down from Mumbai, जी. he said your knowledge of sports is wonderful, but your English is weak. So we have got about 6 months to go for the newspaper launch. So you may appear again for the interview. जब हम पत्रकारिता में आए जी. तो उस समय हमें यही उमंग थी, उत्साह था कि हम समाज में जो कुरीतियाँ है, जो गड़बड़ियाँ है, जो अपराध हो रहे हैं, जो गंदी राजनीति हो रही है, उसको बदल देंगे। लेकिन ये कहना थोड़ा सा दुखदाई है कि हम जिस समय पत्रकारिता में आए उस समय का जो इकोसिस्टम था, उस समय का जो पॉलिटिक्स था, मुझे लगता है कि आज के पॉलिटिक्स से या आज के समाज से वो कहीं बेहतर था। मतलब 40-45 साल पहले की बात करूं मैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज में अपराधों की संख्या कम थी। बट सर, जैसे कि आपने पूरी चीज़ जो हमें बताई, एक्सप्लेन की है सर, क्या कॉन्स्टेंटली जर्नलिस्ट हमेशा गवर्नमेंट के प्रेशर में रहते हैं या क्या रीज़न है कि दे आर नॉट राइटिंग द राइट थिंग? क्योंकि सब हम जर्नलिज्म को बदलते हुए देख रहे हैं आज कि पहले से पत्रकारिता सरकार के दबाव में कभी भी नहीं रही। सिर्फ एक आपातकाल का समय हम 1975 का 77 का ले, जब तो ये ओपन बात थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा थी उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी को, उस आर्टिकल को इन्वोक करके आपातकाल लगाया था। सबको मालूम था कि सेंसरशिप होगी और नई दुनिया या इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एडिटोरियल कॉलम्स को खाली छोड़ दिया। तो क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सकते हैं? तो आज बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेरे जान पहचान के हैं, जिनको मैं पत्रकारिता के चलते उनसे मिलता हूँ, तो वो अक्सर ये बातें करते हैं कि हमारे यहाँ लीडरशिप का क्राइसिस है, जो हम भी देख रहे हैं। Hello, this is Priyanka Singh and welcome to Living Unicorns. Today on this very special episode of Living Unicorns, we have Mr. Abhilash Khandekar, an eminent multilingual journalist with more than 35 years of experience. Sir, welcome to Living Unicorns. Thank you, Priyanka. And sir, thank you so much for sparing us time today. How are you? I'm fine, thank you. And I'm very happy that I am appearing for the first podcast interview of mine. I have been giving interviews left, right, and center, but this is my first podcast interview. So, all the best to you and me. Thank you so much, sir. It's our pleasure. I should not be nervous. ऑफ कोर्स सर, लेट्स स्टार्ट कि सर कैसे, व्हाई जर्नलिज्म सर, कैसे वो इंट्रोडक्शन कैसे हुआ आपकी लाइफ में कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है? काफ़ी लंबी कहानी है जी. अब कितनी लंबी कहानी बता सकता हूँ मैं, लेकिन छोटे से मैं संक्षिप्त में बताऊँगा कि मैं इंदौर में रहता था और एक खिलाड़ी था, एक हमारा क्लब था हैप्पी वंडर्स नाम का इंदौर में। उस पर हम खो खो, एथलेटिक्स, कुछ दिनों बाद हमने दूसरा बास्केटबॉल दूसरी जगह खेलना शुरू किया। और उस ज़माने में टेलीविज़न नहीं थे, ये 70 के दशक की बात बता रहा हूँ, 60 और 70 के दशक के। सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, बड़े बड़े मैदान थे और खेलने कूदने का शौक़ था। तो उसके बाद जब कॉलेज में पढ़ के एमकॉम करके फिर ICWA करने के लिए मैं पुणे गया। वहाँ ICWA का इंटरमीडिएट किया, फाइनल नहीं कर पाया। उसके बीच में 1982 के दौरान एशियन गेम्स होने की बात चलने लग गई थी, 70 के दशक के अंत में ही। और 82 में एशियन गेम्स हुए। किसी मराठी पत्रिका ने मुझे कहा कि आप एशियन गेम्स कवर करने जाएंगे क्या? तो मैं दिल्ली गया, उनके लिए कुछ लिखा पढ़ा। तब तक मैं मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट बनने की राह पर था, लेकिन उसी बीच पता लगा कि इंदौर में फ्री प्रेस जर्नल नाम का अंग्रेजी अखबार, जो बम्बई का बहुत जाना माना अखबार था, वो शुरू होने वाला है। तो मैं पुणे से इंदौर आया हुआ था, तो उसका विज्ञापन देखा। एक विज्ञापन में उसको हमने एप्लीकेशन बना के भेज दी। इंटरव्यू का कॉल आया, उन्होंने हमको रिपोर्ट टाइप करने के लिए बोला। ये बात है 1981-82 की, कभी 82 की शुरुआत की होगी, क्योंकि 83 में फ्री प्रेस जर्नल इंदौर से शुरू हो गया था। पहला अंग्रेजी अखबार था जो राष्ट्रीय दैनिक था। वैसे भोपाल में और एक दो जगह अंग्रेजी अखबार थे, लेकिन मध्य प्रदेश में अंग्रेजी अखबार बहुत ही कम थे, राइट, लगभग नगण्य के बराबर। सो देन आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड रिटन एग्जामिनेशन, एंड आई फेल्ड इन द written examination in the sense that the sports editor who had flown down from Mumbai, जी. he said your knowledge of sports is wonderful, but your English is weak. So we have got about 6 months to go for the newspaper launch. राइट. So you may appear again for the interview, and if nobody is selected, and if you have improved your English, you might be selected. So I reappeared in the exam, and meanwhile I slogged hard, improved my English little bit to be able to get a job. And since then it is a history. And I mean 1982-83 when I entered sports journalism,
About 15 years I did sport journalism. I went to Australia and New Zealand to cover the World Cup Cricket Championship, which Imran Khan led. Pakistan won at Melbourne in 1992. After that, I came back to Indore, and I thought enough is enough. Sports journalism should be given a, I mean, I should bid adieu to this thing. I did love sports journalism a lot. लेकिन फिर एक दोस्त ने ऑफ़र दिया कि कोई अखबार शुरू करें, तो द फर्स्ट इंग्लिश इवनिंग न्यूज़पेपर ऑफ मध्य प्रदेश वी स्टार्टेड एट इंदौर कॉल्ड गढ़ा क्रॉनिकल इन 1994. For few days we did run that newspaper. After that I got an opportunity to move to Bhopal in 94 February to join Hindustan Times in undivided मध्य प्रदेश. तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म छोड़ के और इंदौर जो मेरा प्यारा शहर है वो छोड़ के मैं भोपाल आ गया, ये सोच के कि 1-2 साल में इंदौर वापस चले जाऊंगा. लेकिन मैं आज तक इंदौर वापस नहीं जा पाया हूँ, मतलब वापस रहने के हिसाब से. इस बीच इंदौर की पत्रकारिता भी बहुत बदल गई है, और कुछ दिनों पूर्व इंदौर में कुछ पुराने पत्रकारों से मिलने का मौका लगा, तो उन्होंने राजेंद्र माथुर जी की, राहुल बारपुदे जी की पुरानी नई दुनिया की बात, जो नई दुनिया हमने पढ़ के हम बड़े हुए और हिंदी के जो हमारे के ऊपर संस्कार हुए वो निश्चित रूप से नई दुनिया के कारण हुए जी. और यदि मराठी की बात कहूँ, क्योंकि मेरा जन्म मुंबई का है और मेरी माताजी पुणे की थी, तो वो घर में मराठी पेपर लेती थी, उसका नाम था महाराष्ट्र टाइम्स. तो महाराष्ट्र टाइम्स ने हमारी मराठी सुधारी, नई दुनिया ने हमारी हिंदी सुधारी, और फ्री प्रेस जर्नल ने जाके अंग्रेज़ी सुधारी. और उसके बाद कई साल के बाद यदि मुड़ के मैं देखूँ तो मैं दैनिक भास्कर का संपादक हो गया था, मैं नेशनल पॉलिटिकल एडिटर दैनिक भास्कर का दिल्ली में रहा. महाराष्ट्र में मैंने एक कीर्तिमान स्थापित किया. मैंने तो क्या किया, ऊपर वाले ने करा लिया. लेकिन 1.5 साल में हमने मराठी, दिव्य मराठी नाम के अखबार की जी. 8-9 अलग अलग ज़िलों में एडिशन शुरू किए, स्टाफिंग शुरू किया उसका, और मराठी में नंबर 1 अखबार बना दिया दिव्य मराठी को. वो छोड़ के मैं दिल्ली चले गया, कोरोना के बाद में वापस यहाँ आ गया. तो कहने का मतलब ये है, ये 40-42 साल का जो सफ़र है, आप कह रही हो 35 साल, मैं कह रहा हूँ 42 साल, क्योंकि 1982 से लेके आज तक आप देखेंगे तो जो भी गिनती है, मैं मैथमेटिक्स में काफ़ी कमज़ोर हूँ. तो इतने वर्षों तक पत्रकारिता अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग विधाओं में करने के बाद में जब मुड़ के मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि संतोष किया जाना चाहिए. शुड वंस बी सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस of the particular field called journalism. If I look at myself, I have definitely grown from one place to another, from Indore to Bhopal to Maharashtra, Mumbai and Aurangabad and Pune and then to Delhi, and I have been with prime ministers and presidents abroad many times. जी. And have also had a first-hand experience of journalism in London and in US and Mexican cities and many other places I have seen. So the point that I would like to underline today, as far as this podcast, this interview is concerned, is that journalism has come a long way, not only as far as I am concerned, but also as a profession in several years now that we are completing 75 years. So India's 75 years and the role media has played in shaping the society or the country is a larger subject which one should try and definitely address. लेकिन जब हम पत्रकारिता में आए जी. तो उस समय हमें यही उमंग थी, उत्साह था कि हम समाज में जो कुरीतियाँ है, जो गड़बड़ियाँ है, जो अपराध हो रहे हैं, जो गंदी राजनीति हो रही है, उसको बदल देंगे. लेकिन ये कहना थोड़ा सा दुखदाई है कि हम जिस समय पत्रकारिता में आए उस समय का जो इकोसिस्टम था, उस समय का जो पॉलिटिक्स था, मुझे लगता है कि आज के पॉलिटिक्स से या आज के समाज से वो कहीं बेहतर था. मतलब 40-45 साल पहले की बात करूं मैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज में अपराधों की संख्या कम थी. इस तरीके से जिस तरीके से बलात्कार हो रहे लगातार पूरे देश में बहुत कम हो थे उस समय. राजनीतिज्ञों की जो जिसको कहते हैं मूल्य आधारित राजनीति थी वो बहुत अलग थी. जी. आज मूल्य आधारित राजनीति है या नहीं है, इसके ऊपर एक बड़ा विवाद हो सकता है या अलग से इंटरव्यू भी हो सकता है. जी. लेकिन व्हाट आई मीन टू से दैट वैल्यूज़ इन दी सोसाइटी हैव कम्प्लीटली चेंज्ड. हमारे ज़माने में मुझे याद है कि मेरे कुछ परिचित हाई कोर्ट के जजेस थे जिनसे यदि कभी मिलने भी जाना होता था तो वो साफ मिलने से मना कर देते थे. जी. मुझे ये भी मालूम है कि
हाई कोर्ट के जजेस पार्टीज़ में कभी भी नहीं जाते थे, सोशल गैदरिंग्स में कभी भी नहीं जाते थे, मुख्य अतिथि नहीं बनते थे। और हम अब देख रहे हैं कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में जो पैसा मिला है वो ये इस चीज़ को इंगित करता है कि जुडिशियरी अर्थात न्यायपालिका कहाँ से कहाँ पर आ गई है। जी। तो पत्रकार के रूप में जो व्यक्ति का एक भूमिका रहती है, जो रोल रहता है, सो एज ए जर्नलिस्ट वन हैज़ टू कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड कीप राइटिंग अबाउट थिंग्स विच आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। बट सर जैसे कि आपने पूरी चीज़ जो हमें बताई है, एक्सप्लेन की है, सर क्या कॉन्स्टेंटली जर्नलिस्ट हमेशा गवर्नमेंट के प्रेशर में रहते हैं, या क्या रीज़न है कि दे आर नॉट राइटिंग द राइट थिंग? क्योंकि सब हम जर्नलिज्म को बदलते हुए देख रहे हैं आज। निश्चित रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि पत्रकारिता क्या सरकार के दबाव में आती जा रही है क्या, या पहले से रही है क्या। तो मैं कहता हूँ कि पहले से पत्रकारिता सरकार के दबाव में कभी भी नहीं रही। सिर्फ एक आपातकाल का समय हम 1975 का 77 का ले, जब तो ये ओपन बात थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा थी उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी को, उस आर्टिकल को इन्वोक करके आपातकाल लगाया था। सबको मालूम था कि सेंसरशिप होगी और नई दुनिया या इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एडिटोरियल कॉलम्स को खाली छोड़ दिया था इन ए वे टू प्रोटेस्ट दी इमरजेंसी और सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर्स। तो वो तो एक छोटा सा कालखंड था। लेकिन अब ये हो गया स्पेसिफिकली, मैं इन दिनों की बात करूं तो कोविड के बाद में जो प्रिंट मीडियम जो है, अखबार जो हैं, जी। इन अखबारों में रेवेन्यू की बहुत कमी हो गई, मतलब आवक कम हो गई, विज्ञापन कम हो गए। तो इसलिए इनकी निर्भरता सरकारी विज्ञापनों पर बढ़ गई है, और सरकारी विज्ञापनों पर बढ़ने के चलते सरकार जो बोलती है वो बहुत सारे समाचार पत्र मानने के लिए बाध्य हो गए हैं। और आजकल संपादक नाम की जो संस्था थी, मतलब द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन एडिटर, that is now becoming very weak, and in most of the places it is the owners who are calling the shots। और जो मालिक लोग हैं वो मुख्यमंत्रियों से या मंत्रियों से संबंध बनाने के चक्कर में अपना धंधा आगे बढ़ाने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब लगभग 90% अखबार ऐसे होंगे देश में कि जो समूह चलाता है उसका और भी कोई व्यवसाय होता है, तो उस व्यवसाय को मदद करने के लिए वो अखबार का काम करते हैं। सर क्या ये फिजिकल न्यूज़पेपर वुड बी एबल टू सर्वाइव इन फ्यूचर? डेफिनेटली अभी भी हमको लग रहा है कि प्रिंटेड वर्ड का जो महत्व है वो कम जरूर हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिनों, क्योंकि उसमें भी आप देखिए, आपने पूछा मल्टीलिंगुअल जर्नलिस्ट, जी। तो अंग्रेजी अखबार जो हैं वो उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया या बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंग्रेजी में ज़्यादा चलती है। लेकिन मराठी और हिंदी जो हमारे ग्रामीण विभागों में, ग्रामीण अंचलों में जो चलते हैं, उनमें अभी भी पढ़ने की वो है। वो ग्रामीण हमारे जो खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, बाकी लोग हैं, वो लोग अभी बहुत ज़्यादा टेलीविज़न से खबरें देखकर, हिंदू नाम का जो अखबार है चेन्नई से, उसने रूरल रीडरशिप अर्थात ग्रामीण भागों में पठनीयता या अखबारों की या वैसी भी किताबों की या बाकी सब चीज़ों की आदतें कैसी है, इसके ऊपर करीब 20 साल पहले कोई सर्वे किया था। उसके बाद में भी लगातार सर्वे हो रहे हैं कि क्या लोग पढ़ने में रुचि ले रहे हैं क्या। तो ये एक ऐसा कठिन सवाल है, क्योंकि अब हम कुछ ही दिनों में और ज़्यादा, वैसे तो 10 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी सामने आ ही गया था, लेकिन अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग रूप हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, उसमें चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि हमारे मोबाइल में ही सारी दुनिया सिमट के रह गई, यार आप बटन दबाइए और आपको जो चीज़ चाहिए मिलते जाएगी जी। ऐसे में निश्चित रूप से अखबार जो छपे हुए अखबार है, मतलब मैं यदि आपको कहूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, दैनिक भास्कर है, बड़े बड़े अखबार जो हैं, इनके सर्कुलेशन या इनकी जो प्रसार संख्या है ये भी नीचे जा रही है लगातार। नई पीढ़ी जो है बच्चों की, वो अखबार घर पर लेकर पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, उनको थोड़ी सी जो खबरें चाहिए वो इस पर देख लेते हैं। लेकिन जो 20, 25, 40 पेज का अखबार हम पहले से आज तक, मैं आज भी पढ़ता हूँ, अखबारों का ढेर लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे सामने, तो कई तरीके के अखबार पढ़ते हैं। अखबारों की कुछ खासियत रहती है, कुछ अखबार ऐसे रहते हैं जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में बहुत अच्छा, वो जैसे इंडियन एक्सप्रेस है जी। कुछ अखबार स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग में, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहा हूँ और मैंने खेल पत्रकारिता बहुत करी, और मैंने इंदौर में द आर्ट एंड साइंस ऑफ स्पोर्ट्स राइटिंग, इस पर एक सेमिनार भी राष्ट्रीय स्तर का कराया था, जिसमें प्रभास जोशी जी, सुंदर राजन जी और बहुत बड़े बड़े खेल पत्रकार या संपादक आए थे।
तो खेल पत्रकारिता के कारण कुछ अखबार जाने जाते हैं, जैसे मेरा फ्री प्रेस जर्नल जिसमें मैंने काम किया था, इसका स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग एक ज़माने में बहुत ज़ोरदार था। बम्बई के अखबार की बात कर रहा हूँ। हिंदू में स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग बहुत अच्छा करता। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ज़माने में 19 स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे। तो यदि जो फुटबॉल कवर करेगा तो वो फुटबॉल और हॉकी कवर करते थे, जो क्रिकेट कवर कर रहे हैं वो सिर्फ क्रिकेट कवर करते, जैसे के एन प्रभु या सुंदर राजन। जो लोग रैकेट स्पोर्ट्स मतलब स्क्वैश रैकेट या बैडमिंटन, टेबल टेनिस या लॉन टेनिस, तो वो एक जी। ग्रुप अलग था। तो इस तरीके से स्पेशलाइज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी। लेकिन अब वो धीरे धीरे चीज़ें बदल गई हैं। करेक्ट। तो अब पत्रकारिता भी बहुत तेज़ी से समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उससे प्रभावित हो रही है। करेक्ट सर। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म क्योंकि आपने इतने लंबे टाइम तक किया सर, क्या आपके जो करियर स्पैन रहा है, हैव यू एवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स? इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, यस, कि आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो? स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में तो कोई बहुत ज़्यादा, वो तो लोग ऐसा कहते थे कि ये इतना बढ़िया जॉब है एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर का कि वो वनडे इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस ये बिल्कुल प्राइम पोजीशन पर बैठकर देखते हैं, उनको टिकट भी नहीं लगता है, और दिस इज़ द मोस्ट एनवियस जॉब आई वुड एवर हैव, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मैचेस कवर करने जाना, उसके पहले मेहनत करना, प्लेयर्स के बारे में जानकारी रखना, बॉल जो गेम होता है उसके बारे में लिखना, उन प्लेयर्स के बारे। और दूसरी बात ये हो गई थी, जब हमने खेल पत्रकारिता मैंने जब छोड़ी, तब तक टेलीविज़न पर लाइव टेलीकास्ट होने लग गए थे। तो ये चैलेंज प्रिंट मीडिया के सामने था कि जब सारी मैच सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे तक लोगों ने देख लिए, तो दूसरे दिन के अखबार में आप ऐसी कौन सी चीज़ दोगे जिसमें फिर भी पाठक की रुचि होगी। करेक्ट। सो अर्थात जो हम कहते हैं कि कंटेंट इज़ किंग। यस। तो यदि अब तक आप कोई नई चीज़ नहीं लिखोगे अखबारों में, या ऐसी चीज़ नहीं लिखोगे जिसमें आपको, बिकॉज अखबार हाथ में लेने के बाद में यदि आप उसको 2 मिनट में रख दोगे तो विज्ञापनदाता को भी फ़ायदा नहीं होता है और किसी को भी फ़ायदा नहीं होता है। तो यदि 24 पेज का अखबार में यदि अलग अलग पन्नों पे कोई पठनीय सामग्री, रुचिकर सामग्री, उपयोगी सामग्री नहीं होगी यदि क्रिकेट मैच की बात करें कि क्रिकेट मैच में यदि इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया या साउथ अफ्रीका को हरा दिया, लेकिन ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ या आपस में कप्तान और कोच के बीच में क्या हुआ, इसकी बारे में जानकारी यदि आपको चाहिए हो, तो और वो यदि कोई स्पोर्ट्स रिपोर्टर दूसरे दिन लिखे जी। कि इंडिया हार गई न्यूजीलैंड से या इंडिया जीत गई, तो क्यों जीती, वो लास्ट मिनट पे कोच और कैप्टन ने स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव किया, Correct. ये टेलीविज़न नहीं बताता है, ये प्रिंट मीडिया में बताता। तो वो खोजी पत्रकारिता यदि खेलों में हो सकती है तो वो निश्चित रूप से पाठकों को आकर्षित करेगी। तो खेलों में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ, कुछ ये कह सकते हैं कि अलग अलग समय पर हमने लोगों के खिलाफ जो लिखा, मतलब जैसे मूलतः स्पोर्ट्स मिनिस्टर के खिलाफ कभी लिखा हमने, तत्कालीन खेल मंत्री थे उसके खिलाफ लिखा, कि या मुख्यमंत्री के खिलाफ ओपन लेटर लिखा मैंने फ्री प्रेस में, ओपन लेटर टू मोतीलाल वोरा, क्योंकि उनको मैं खेलों की तरफ जो दुर्दशा हो रही है, खेलों के मैदान के ऊपर अतिक्रमण हो रहे हैं, जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे खेलों की मैदानों की संख्या कम होती जा रही है, उसकी तरफ भी हमने एक खेल पत्रकार के रूप में मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण किया था। इस पर कुछ लोग नाराज़ हुए थे जो उनसे संबंधित थे, पर मूल बात ये थी कि बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे यदि शहरों में हम मॉल बनाते जाएंगे, अलग अलग हॉस्पिटल्स बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, उसकी भी ज़रूरत है। और जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ता, उस समय तो इतना नहीं बढ़ रहा था, या शहरीकरण की समस्याओं के ऊपर उस समय मैं नहीं लिखता नहीं था, लेकिन हमारा जो हैप्पी वंडर्स का जो इंदौर में खेल मैदान था वो जितना बड़ा था वो 25% पे रह गया, क्योंकि उधर से कोई सड़क निकाल दी। तो उसका हमने विरोध दर्ज कराया, उन ट्रॉफीज़ हमने अर्जुन सिंह जी के घर पे जाके जमा करा दी थी 1981-82 के समय में, बस से आए थे यहाँ पर टेम्पो ट्रैवलर से। तो कहने का मतलब ये है कि खेल पत्रकारिता में भी कंट्रोवर्सीज होती है, हुई है। और आपने याद होगा कि जब क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की बात होती थी या कुछ लोगों ने कुछ इंटरव्यूज़ किए थे खिलाड़ियों के, उस पर काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन मेरे समय में ऐसा कोई विवाद मुझे याद नहीं आता है। सर क्या स्पेसिफिकली क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इन जर्नलिज्म ऑल्सो, या और अदर स्पोर्ट्स? क्योंकि सर खिलाड़ी तो यही मानते हैं कि उनके, देखिए इसमें भी थोड़ा वर्गीकरण करना पड़ेगा हमको कि अंग्रेजी अखबार जो है वो, कल 4-5 दिन पहले मैं देख रहा था कि शरद कमल नाम का जो टेबल टेनिस का भारत का सबसे अभी तक का सबसे बेस्ट प्लेयर माना जाता है, ही रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट। सो इंडियन एक्सप्रेस कैरिड ए ब्यूटीफुल इंटरव्यू ऑफ द टेबल टेनिस प्लेयर। तो कुछ वर्षों से भारत की जो टेबल टेनिस की टीम्स हैं वो चाइना या जापान के साथ टक्कर ले रही है, उनको हरा नहीं पा रही है, लेकिन ओलंपिक में हम चले गए। सो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी अखबार तो आज भी अलग अलग खेलों को थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण या संपादकों की इच्छा के चलते या अनिच्छा के चलते दूसरे खेलों को भी उतनी, जिसको कहते हैं
So तरजीह नहीं मिल रही है importance. अखबारों में या जगह नहीं मिल रही है जितनी Exactly. क्रिकेट को मिल रही है। Correct. उसका एक दूसरा उद्देश्य एक दूसरा पहलू भी है। क्रिकेट ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है हर बार। पहले आप देखते थे कि क्रिकेट में सफ़ेद कपड़े पहन के प्लेयर खेलते थे, 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, वनडे इंटरनेशनल नहीं थे। उसके बाद वनडे इंटरनेशनल मतलब 60 ओवर का खेल शुरू हुआ, फिर 50 ओवर का शुरू हुआ। उसके बाद जब आईपीएल या उसके बाद हुआ, उसके पहले मेरे को आपको याद है कि कैरी पैकर ने जो सर्कस जिसको कहते थे वो शुरू किया ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने लाइट्स लगाकर डे एंड नाइट मैचेस शुरू किए। अब ये आईपीएल आया, उसमें 20 ओवर्स का गेम है, फिर रेड बॉल को बदल के पिंक बॉल आई, वाइट बॉल आई। तो ये जो बदलाव क्रिकेट ने किए और अब ओलंपिक्स में क्रिकेट आ गया है, तो क्रिकेट ने हमेशा अपने आप को इवॉल्व किया है। और आप और हम लोग भी जो पत्रकारिता में हैं या और भी किसी व्यवसाय में हैं, जब तक हम कोई नई नई चीज़ें नहीं करेंगे, नवाचार नहीं करेंगे, अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे, अपने आप को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो कंपटीशन में हम मारे जाएंगे। करेक्ट सर, बट जैसे कि आपने ये वाली बात बताई एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी बात करी थी कि जो एक जर्नलिस्ट होता है उसका एक ऑब्जर्वेशन वाला जो स्किल होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। होना ही चाहिए। जो आज की डेट में आप यंग जर्नलिस्ट को देख रहे हैं, डू यू थिंक दे हैव पजेस दैट क्वालिटी, या फिर वो क्या क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए जो समाज के लिए बहुत अच्छा हो? देखिए, हमने जब पत्रकारिता का व्यवसाय से हम जुड़े तब हमारे जो धुरंधर संपादक थे जिनके साथ हम लोगों ने काम किया, उन लोगों ने हमको ये सीख दी थी जो आज भी हमको लगता है मौजूद है, आज भी रिलेवेंट है, कि पहली बात यह है कि पत्रकारों को खूब पढ़ना चाहिए, उनका भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। मतलब दे शुड हैव कमांड ओवर देयर लैंग्वेज, वॉट एवर दे आर राइटिंग इन हिंदी और उर्दू, इंग्लिश और फ्रेंच, जर्मन और मराठी। Second thing they taught us was that you should always check your facts and you should have analyze, मतलब capacity to analyze। मतलब आपने जैसे कहा कि भाई रिपोर्टर एक कॉपी लेके आया कि साहब एक्सीडेंट हो गया इंदौर में, जयपुर में या बम्बई में, तो एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ फिर आगे, तो बोले साहब बस ने स्कूटर को टक्कर मार दी, फिर क्या हुआ, तो बोले साहब 2 लोग उसमें अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। हु आर दे? ये जब पता लगेगा और उसमें से आपको पता लगेगा कि हो सकता है कि वो स्कूटर चलाने वालों में से एक लड़का किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का है, तो एकदम अखबार की दृष्टिकोण और उसको लिखने की और पाठकों की उसमें रुचि बदल जाएगी। यदि अमिताभ बच्चन को यदि 2 दिन खांसी सर्दी बुखार हो जाता है तो ये बड़ी खबर बनती है। यदि विराट कोहली की यदि उंगली में यदि चोट आ गई और यदि उसने ऐसा इंडिकेशन देखा कि ही मे हैव टू स्किप ए गेम, ये फ्रंट पेज की खबर बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि जर्नलिस्ट को, जो आपने कहा कि उसको मेहनत करना पड़ेगी, उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसको एनालिटिकल कैपेसिटी होना चाहिए उसके पास में, खबर के लिए खबर देना नहीं, क्योंकि खबरें तो इतनी सारी चल रही है देश में, तो और आजकल सोशल मीडिया के चलते तो फेक खबरों का भी बहुत क्योंकि मीडिया का प्रेजेंस सोशल मीडिया पे भी है, सारे पेजेस है, चैनल आर रनिंग, तो सर क्या आपको लगता है कि आज की डेट में मीडिया इज मिसलीडिंग पीपल आल्सो इन सम वे? देखिए, जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनलाइज मीडिया जो है वो तो किसी को मिसलीड नहीं करता है जी, है ना। ये आप किसी भी अखबार का नाम लीजिए, चाहे गुजराती में हो, चाहे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे मीडिया को मराठी भी में। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हम ये नहीं मानते हैं कि कोई भी टेलीविज़न की चैनल जानबूझकर किसी को मिसलीड कर रही होगी। ये बात सही है कि वो किसी एक चीज़ को प्रमोट कर रही हो। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, तो पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री कहीं जाते थे तो शाम के अखबारों में खबर आ जाती थी कि प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर उद्घाटन किया, अम्बेडकर जयंती पे गए या कुंभ मेले में गए। आजकल ये चीज़ें हो गई कि 24 घंटे के टेलीविज़न चैनल से तो वो एक ही चीज़ पर बताना चाहिए। उससे कई लोगों को नाराज़गी भी होती है कि हमको और भी कुछ चीज़ें देखना है। तो वास्तविकता ये है कि यदि हमारी मान लीजिए खेती का कारोबार यदि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या प्राइम टाइम टेलीविज़न उसको बताना चाहता है? जैसे ये भी कहते हैं कि जब 2013 में जो एक बहुत ही जिसको कहते हैं दुखद घटना दिल्ली में घटित हुई थी और एक लड़की के साथ अनैतिक व्यवहार किया था कुछ लड़कों ने, तो उस समय भी मीडिया की आलोचना इसलिए हुई थी कि क्या दिल्ली में यदि कोई रेप होता है तो ही आप उसके बारे में इतने चिंतित होकर हंगामा मचाओगे? क्या देश भर के बाकी जगहों पर इस तरीके से घटना नहीं हो रही है? क्या इनको रोकने के लिए मीडिया को आगे नहीं आना चाहिए? सर दिस इज़ वन एक क्वेश्चन ये है कि सर 2014 के बाद से जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंडिया में एक मेजर चेंज आया है हमारे देश में, तो क्या उसका इम्पैक्ट लगता है कि आपको मीडिया पर भी आया है? निश्चित रूप से आया है। पहली बात तो ये है कि 2013 में जब तक कांग्रेस या यूपीए की सरकार थी,
तो उस समय पत्रकारों के ऊपर इस तरीके से बंदिशें नहीं थी। बहुत ही गंभीर कोई गुनाह हुआ तो पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता था या बाकी सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ में मैं खुद मनमोहन सिंह जी के साथ में कुछ यात्राओं पर गया हूँ। मेरा अखबार उसका खर्चा भी देता था। और फिर वहाँ पर जाकर हम G20 जो मेक्सिको में मैंने कवर करी, या अर्थ समिट ब्राज़ील में कवर करी मैंने, तो ये वहाँ पर जाने का मौका मिलता था पत्रकारों को। तो मोदी सरकार आने के बाद ये परसेप्शन बना बीजेपी या संघ में कि पत्रकारों को बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं कांग्रेस सरकार देती थी और पटाती थी उनको, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। तो पत्रकार जब विदेश जाते थे तो वो अपना खर्चे से भी जाते थे और वहाँ जाने के बाद वो काम ही करते थे, वो कोई सरकार की चमचागिरी नहीं करते थे। मेरे को कई बार याद है कि मनमोहन सिंह या उसके पहले बाकी लोगों ने भी हवाई जहाज़ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली और लोगों ने कड़क प्रश्न पूछे। अब ये सब बदलाव आ गया। दूसरी बात, अब नई सरकार जो है मोदी जी के अंतर्गत, चाहे वो राज्यों में बीजेपी की सरकारें हों, उनको बिल्कुल भी आलोचना पसंद नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो और पत्रकार लोग जब कांग्रेस की आलोचना करते थे, कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखते थे, तो बीजेपी को बहुत आनंद आता था। लेकिन वही गड़बड़ियाँ या वही कमियाँ शासन में यदि आज मोदी जी या दूसरे मोहन यादव या दूसरे मुख्यमंत्री करते हैं, या उनके इसमें यदि क्राइम रेट बढ़ गया है और लिखना पड़ रहा है अखबारों को कि गड़बड़ियाँ हो रही है, तो सरकारें नाराज़ हो जाती है, विज्ञापन रोक लेती है, जर्नलिस्ट लोगों को ट्रांसफ़र करने की बात है, नौकरियों से हटाने की बातें हैं, तो निश्चित रूप से एक जिसको कहते हैं अनसीन इमरजेंसी हमको दिखती है। सर अभी जो भी हमने कॉन्वर्सेशन किया, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। व्हाट डू यू थिंक सर, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कांग्रेस की, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी रही है हमारे देश की, सर क्या सिचुएशन लग रही है उसकी आपको? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले जब 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस था, उस दिन मैंने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी को बधाई कि उन्होंने 45 वर्ष पूरे किए हैं और पार्टी में एक बदलाव लाया और नए लीडरशिप को भी उन्होंने चुना। धीरे धीरे उन्होंने अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन या पुराने लोगों को धीरे धीरे दरकिनार किया, नई लीडरशिप दी, चाहे वो मोहन यादव की हो, देवेंद्र फडणवीस की हो, या और दीगर मुख्यमंत्री नए नए जो वो किए। लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी लिखा था कि कांग्रेस को भी सीखने की ज़रूरत है कि संगठन कैसे चलाया जाता है। संगठन के, चाहे आपने सुना होगा कि पन्ना प्रमुख बनते हैं वहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे साल भर अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग तरीके से एंगेज रखती है, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स करती है। बड़े नेता जैसे पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री भोपाल में आए थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक दिन पहले, तो उन्होंने यहाँ पर सांसदों और विधायकों से चर्चा की थी। तो एक प्रधानमंत्री को, जो मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जिनको समय की बहुत कमी रहती है, इतने बिजी रहते हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने पार्टी के सांसदों और विधायकों से चर्चा करने का समय भोपाल में निकाला। तो क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सकते हैं? तो आज बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेरे जान पहचान के हैं, जिनको मैं पत्रकारिता के चलते उनसे मिलता हूँ, तो वो अक्सर ये बातें करते हैं कि हमारे यहाँ लीडरशिप का क्राइसिस है, जो हम भी देख रहे हैं कि लीडरशिप यदि सिर्फ गांधी फैमिली तक ही सीमित रहेगी तो पार्टी डूब जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, तो खड़गे साहब अध्यक्ष बनने के बाद कितने सारे चुनाव जीते, तो आपके पास में एक मास अपील रहने वाला। अब राहुल गांधी के बारे में लोग बोलते हैं हमारा लीडर है, तो कभी वो टी शर्ट पहन के पार्लियामेंट में चले जाते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा के चले जाते हैं, कभी कुर्ता पहनते, कभी, तो उनकी एक बेसिक आइडेंटिटी कहीं बन नहीं पा रही है, और ही इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड एज ए लीडर इवन बाय द कांग्रेस party workers. So Congress definitely has a very dark future for two reasons. One is that they are not putting their house in order, and second thing is that they have got a huge challenge in front of them from the BJP. बीजेपी ने लगातार अपने अध्यक्ष बदलती गई, अपने संगठनों को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करती गई, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बीजेपी का विस्तार हो गया और आज बीजेपी इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी। तो चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे भी ज़्यादा मेंबरशिप यदि बीजेपी हो गई, जैसे बीजेपी क्लेम करती है, तो हम मान के चल सकते हैं कि 10-12 करोड़ उनके सदस्य हैं। तो क्या कांग्रेस इस तरीके से कोई वो काम कर सकती थी क्या? तो कांग्रेस के सामने तो एक ब्लूप्रिंट है, बीजेपी के सामने एक ब्लूप्रिंट था कि कांग्रेस ने जो गड़बड़ियाँ करी है वो नहीं करना है, तो उन्होंने वो बदल दिया। लेकिन कांग्रेस बीजेपी को देखकर, या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी तो ख़त्म हो रही है अब, या साउथ इंडिया की पार्टी हम देखते हैं, उन्होंने कुछ बदलाव किया क्या? क्योंकि सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों को विश्वास होता है कि यहाँ परिवारवाद नहीं है। जो परिवारवाद आपको समाजवादी पार्टी में मिल जाएगा, आपको परिवारवाद कांग्रेस में मिलता ही रहा था, वो तो इस दबाव में उन्होंने
राहुल गांधी ने मना कर दिया और खड़गे जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसकी पीछे की कहानी कभी बाद में करेंगे, लेकिन मूल बात यह है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने आप में बदलाव किए, संगठन में कसावट लाई। यदि इंदौर के किसी एमएलए ने यदि किसी नगर निगम के अधिकारी को बल्ला मार दिया तो उसका टिकट अगली बार कट गया, तो क्या ये कांग्रेस में हो सकता है? ये कांग्रेस में आपने देखा होगा कि कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो स्पेस देना थी वो नहीं दी, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए और कांग्रेस में आज कोई लीडर नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो आप बताइए कि महाराष्ट्र में कोई लीडर है क्या, राजस्थान में कोई लीडर है क्या, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हाल है? दिल्ली में भी आपने देखा होगा, दिल्ली के सिर्फ 70 विधानसभा के सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि कांग्रेस का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इसके क्या कारण है, इसका जब तक एनालिसिस कांग्रेस के लोग जो अभी अहमदाबाद की जो कॉन्फ्रेंस उनकी हुई है उसमें उन्होंने कुछ किया है ऐसा बताते हैं। But I am neither a spokesperson for BJP nor for Congress. I am an independent journalist and I observe things and I see that Congress is going down day by day. So Congress will have to learn lessons from others. Correct. That's true. So thank you so much once again for being on Living Unicorns and sharing such information. So this was an eminent face of journalism, Abhilash Khandekar. And thank you so much. I hope आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।